सॉरी अभी तक हम पढ़ लिए थे। आ रही होगी आई थिंक, उसे देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं AIB 20 की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ कुछ बच्चों के लिए। तो उसके बैच मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन वहां से हम कुछ ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे सर्कल में हैं, वो नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, आप यूट्यूब पर ले आइए, यूट्यूब चैनल है। तो उस पे भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस अभी टेस्ट करके यहाँ भी दिखाने वाले हैं, जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ रखेंगे। वो हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज होने वाली है। तो ये दिक्कत नहीं होगी कि हम इंग्लिश के हैं या हिंदी के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जो कि हमारा डेली होने वाला है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ इसमें, और हिंदी इंग्लिश में भी रहेगा। तो ये आपका है IPC का, जो कि 500 क्वेश्चंस की एक लॉट है। और मैं एक ही बार में 500 क्वेश्चंस नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत होती है कहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लाइव स्ट्रीम है ये, हो सकता है रिकॉर्डेड भी रखूँ जैसे लोगों के रिकमेंड रहेगी, अन्यथा मैं इसे डिलीट कर। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 500 में से 100 के स्लॉट्स में 5 स्लॉट करूँगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कि पीपीटी में बनाने में दिक्कत होती है टाइम लगता है। तो अभी मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ। MCQ क्वेश्चन बैंक ऑन इंडियन पैनल बोर्ड फॉर एग्जाम 500 प्लस सब्जेक्ट विद आंसर्स, पार्ट 1 है ये आपका स्लॉट। तो अभी मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देख सकते हैं। ठीक है। When did the India Penal Code receive the गवर्नर जनरल असिस्टेंट? इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल भारतीय दंड संहिता को कब स्वीकृति मिली, के द्वारा कब स्वीकृति मिली? तो इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग देख लीजिए। 3 अक्टूबर 1850, 5 अक्टूबर 1852 या 6 अक्टूबर 1860। इसका आंसर है सी, जो कि आंसर होने वाला है आपका 6 अक्टूबर 1860। आप लोग साथ में लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा आने वाला है, दूसरा आ गया है स्क्रीन पे। साथ में हम आंसर भी सिलेक्ट कर लिए हैं, तो आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं मान सकता हूँ। प्रयास करूंगा ना किया। गुप्त रूप से गलत तरीके से कैद के तहत निपटा जा सकता है। गुप्त रूप से गलत तरीके से कैद के तहत निपटा जाता है, किस सेक्शन में ये आ, लिखा हुआ है, तो ये आपको बताना। wrongful confinement in secret is under। तो इसका आंसर होने वाला है आपका सी। अब आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन में, मतलब 346 IPC में यह लिखा है कि गुप्त रोग से संबंधित 346 में। एंड अब आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका मतलब है कि आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पैनल कोड 1837 फिर रिसीव द ड्राफ्ट कोड, इसको कौन ड्राफ्ट किया था? 1837 IPC को मसौदा प्रस्तुत करने के बाद कौन सा मसौदा संविदा की समीक्षा की? तो इसका आंसर है आपका डी, यानी कि श्री वर्नस पासपोर्ट एंड श्री राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी। तो दोनों लोगों ने इसको मसौदा किया था, संविदा को समीक्षा के दौरान।
अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन से। चौथा क्वेश्चन है आपका, सही रखता हूँ उससे जो है हो जाता है आंसर इसमें मिलता है। चलिए ठीक है, हम इतना ही रखते हैं। तो द राइट टू प्रोसिक्यूशन अंडर द इंडिया पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजन का अधिकार किसको मिला है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अन्य विधियों के प्रावधानों से प्रभावित होता है, अन्य विधियों से प्रावधानों से प्रावधित नहीं है, और कंपनी की अधिनियम के प्रावधानों के तहत लागू नहीं है, मेट्रिक्स के क्षेत्रों में लागू। अब इसका आंसर क्या है, आप जल्दी बताएं, मैं देखने वाला हूँ। तो देख पा रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं और जल्दी जल्दी। तो अभी मैं आ जाता हूँ कि सही क्या है। तो आंसर है इसका नॉट अफेक्टेड बाय द प्रोविजन ऑफ द अदर स्टेट्स, अन्य संविधानों के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, देखिए आपके केवल सेक्शन वाइज नहीं आने वाले, ये क्वेश्चन आप अगर नहीं पढ़े हुए हो तो बुक्स ढूंढते रह जाओ, नहीं मिलने वाला। क्या लिखा है? अन्य संविधियों के प्रावधानों से प्रभावित नहीं। क्या? राइट ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर द इंडिया पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजन का अधिकार किसी अदर से नहीं समेसन होता, प्रभावित नहीं होता है। हम आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। क्या कहता है? इंटरकोर्स बाय मैन, इसका आंसर दिख जाता है। ये देखना है, आंसर नहीं देखना। अगली बार सुधार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पांचवें में क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरकोर्स बाय द मैन विथ हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन इज डिलेड अंडर, अलगाव के दौरान अपनी पत्नी के साथ एक आदमी द्वारा संभव किया जाता है। अब इसकी कौन सा सेक्शन है, तो आप डायरेक्ट में जाकर के देख सकते हो बहुत आसानी से इस सेक्शन से ये क्या है, और डायरेक्ट पेज पढ़ के आप इसका जवाब दे सकते हो। आप फटाफट करो तो मैं आपको देता हूँ 1 मिनट समय, चारों सेक्शन आप देखना, उसके बाद मैं आंसर ला दिया हूँ आपकी स्क्रीन पे। तो सेक्शन 376 ए में आईपीसी में लिखा हुआ है इंटरकोर्स के बारे में, तो आप लोग ये देख सकते हैं। मैं चलता हूँ आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपका दे रहा है, ऑल द ट्रू एस्पेक्ट ऑन द कंक्लूजन्स द ड्यूटी ऑफ द in regard to the interpretation of the word of abuses in court in the portal disputes। इसकी हिंदी मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहने लगते हैं कि सर ने मुझे हिंदी नहीं दिखा। ये लीजिए आपकी हिंदी भी आ गई।
इसमें मैं आपको आंसर्स नहीं दिखने वाला हूँ शुरू में। इसकी हिंदी क्या दिखा रहा है कि हम यहाँ पे 6 पे थे, एक सेकंड, टेक्निकल इश्यूज आ गए, अड़ गया। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका कि एक दंड में स्पष्ट आयात के शब्दों की व्याख्या के संबंध में न्याय के कर्तव्य के विषय में सभी सत्य। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक दंड कानून के कानून में स्पष्ट आयात शब्दों की व्याख्या के संबंध में न्यायालय की कर्तव्य के विषय में सभी सत्य है। कौन से सत्य है ये आपको बता। देखिए पहला है जी, जी, कौन सा इसमें से सही है? पहला क्या कह रहा है कि अदालत को यह पता लगना चाहिए कि क्या आरोप अपराध कानून की शब्दों के अर्थ में भीतर है। ठीक कहता है। पहला क्या कह रहा है कि अदालत को यह पता लगना चाहिए कि क्या आरोपित अपराध कानून के शब्द के अर्थ में भीतर। दूसरा कहता है यदि अपनी कानूनी भाषा को बिना दंडात्मक कानून बनाने के एकमात्र उचित तरीका एक है जो अभियुक्त के खिलाफ जाता है, उसे पूरी तरह से बरकरार रखना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है कि स्पष्ट आयात के शब्दों के व्यापक और उदार अर्थों में व्याख्या करना न्यायालय की संपत्ति है। लास्ट में कह रहा है कि यदि दंड विधान अनिश्चित या अस्पष्ट है या दो व्याख्याओं के समक्ष है तो अस्पष्टता का लाभ अभियुक्त को मिलाना चाहिए, अभियुक्त को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या बन रहा है आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए आपको जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको समझना बड़ी मुश्किल। ये सेक्शंस वाइज ही क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये आपको खास ध्यान देना। सब लोग कहते हैं एग्जाम एग्जाम है पर सेक्शंस वाइज होगा, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या लिखा है। आप अगर पहले से नहीं देखते हो तो कुछ नहीं पता चलने वाला। ये सबसे गहरी चीज है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बस बहुत सा हलवा है ये रखा होगा नहीं। आपके 50 से 55% लोग फेल हो जाते हैं यहाँ पे। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आज इस क्वेश्चन से केवल ये मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं कि आप
इसका आंसर क्या होने वाला है? बी। देखिए, बी में क्या लिखा है कि बी वाला ही सबसे बड़ा है, आपको अनुमान भी नहीं लगा सकते इसमें। यदि आप कानून भाषा को बढ़ाए बिना दंडात्मक कानून बनाने का एकमात्र उचित तरीका है, जो अभियुक्त के खिलाफ जाएगा, तो इसे पूरी तरह से बरकरार रखा जाना चाहिए। ये चीज़ क्या है? अब आ जाते हैं 7वें के, तो इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट। देखिए आंसर मैंने आपको दिखा दिया, गलती हो गई। तो अभी हम फिर से आ जाते हैं आपके इसी पे। तो इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट विथ वुमेन इन हिज कस्टडी इज डिफाइंड अंडर सेक्शंस। कौन से सेक्शंस में इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट के बारे में लिखा गया है? आप ये देख के हमें फटाक से बताइए अपने क्वेश्चंस को। वेयर एक्ट को लीजिए और उसमें हमें तुरंत देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें से सही है। अपनी हिरासत में महिला के साथ लोक द्वारा संभोग के तहत निपटा जाता है। तो कौन सा सेक्शन यहाँ कहता है? आंसर मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूँ, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं होता है, मैं प्राइवेट बैच प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए लाया हूँ, ताकि आप लोग ये देख सकें कि यहाँ पर कितने कठिन से कठिन क्वेश्चंस आते हैं। केवल सेक्शंस वाइज इस तरह से नहीं आने वाले, जैसे पहले आया था उस तरह से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं बताता हूँ, इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा है। आप केवल इतना ही याद रखिए, बहुत ज्यादा याद रखना नहीं, केवल कीवर्ड्स आपको तैयार करना है। इसका आंसर होने वाला है 376 बी आईपीसी। 376 बी में आईपीसी में इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट विद वुमेन इज कस्टडी के बारे में बात करता है। अब तीसरे की बात, 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है, ये भी आपका सेक्शंस वाला ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास के साथ जो दंडनीय अपराध के आरोप धमकी देकर जबरन वसूली के तहत निपटा जाता है। कौन से सेक्शंस में ये बात कर रहा है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास या 10 साल के कारावास के साथ दंडनीय अपराध है, और उसमें धमकी देकर जबरन वसूली को लिख रहे हैं। तो कौन से सेक्शन है? 385, 86, 87, 88 आंसर है आपका ये। 388 में एक्सपर्टेशंस बाय थ्रेट, accusation, offense, punishable, death, imprisonment and for life and imprisonment of that 10 year की बात करता है। अब आ जाते हैं मेंस 9th क्वेश्चंस की। अच्छा देखिए, क्राइम का मतलब क्या होता है, किससे किससे? तो मेंस रिया, मेंस रिया इज इंक्लूड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेंस की शामिल है, किसमें शामिल है ये। तो मैंने तो आपको आंसर दे दिया है, लेकिन इसमें 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में क्राइम है। क्राइम की कौन सी ऐसी कड़ी है जिसमें वो इम्पोर्टेंट, ये ए एंड सी, स्पेसिफिक इंटेंट एंड स्पेसिफिक इंटेंट एंड बेसिक इंटेंट। तो आंसर आपको यहाँ पर देना है। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन से सही है? आपका आंसर है पहला और तीसरा। क्राइम्स ऑफ बेसिक इंटेंट भी होना चाहिए एंड क्राइम्स ऑफ स्पेसिफिक इंटेंट भी होना चाहिए मेंस इवोल्यूशन के लिए। तो मेंस में शामिल क्या क्या है? मूल आशय के अपराध, एंड तीसरा है विशिष्ट आशय, विशिष्ट आशय भी होना चाहिए, मूल आशय
ये दोनों का मतलब देखो यहाँ पे सेम है। सट्टा के इरादे से नहीं अपराध होता है, ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पे सट्टा दिखा रहा है, सट्टे के कारण क्राइम नहीं होता है, मीन्स ये इसमें नहीं है। तो क्या ऐसा क्या होना चाहिए, उसको मार देना, उसकी चोरी कर लेना, उसकी संपत्ति हड़प लेना, उसको धमकाना, उसको देना, ये बहुत सारे तरीके। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। देखिए फटाफट चलना है, आंखों का टाइम ही ना लॉस होना चाहिए, ताकि आप लोग यहाँ पर दे रहे हो मुझे वैल्यूएबल टाइम, क्या दे रहे हो, बहुत बड़ी चीज है, ये आपको दे ध्यान देना, उसी हिसाब से आपकी पढ़ाई भी चाहिए। तो अब मैं आ जाता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका सेक्शन नहीं होने वाला है, आप ये देख सकते हैं। वो इसका क्वेश्चन ही बहुत बड़ा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में आपको बताने रहा हूँ कि आरोपी ने एक सिटी ए, इलिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, आरोपी ने सिटी ए में, ए से सिटी बी और फिर सिटी सी की उड़ान पर हेरोइन युक्त दो मामले दर्ज किए। मतलब ए ने, सॉरी अभिषेक ने, एक आरोपी है अभिषेक, जो सिटी ए बी सी की उड़ान पर हेरोइन युक्त दो मामले दर्ज किए। सिटी सी पहुंचने पर उसने हेरोइन एकत्र नहीं की, उन पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कानूनी के तहत भांग के आयात कानूनों के तहत भांग के आयात पर प्रतिबंध, धोखाधड़ी से बचने में जानबूझ कर शामिल होने का आरोप लगा दिया। उन्हें आरोपित अपराध के दोषी ठहराया गया था, क्योंकि उन्होंने दोषी इरादे से आरोपी पीड़ित को एक झोपड़ी में ले गया और हत्या कर दी। इसे आकस्मिक मौत बताने के लिए शव को एक चट्टान पर लुढ़का दिया। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि मौत एक्सपोजर के कारण हुई थी और यह झोपड़ी में नहीं हुई थी। तो ये सारी घटना जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, आप ये बताएंगे, ये किस इलिस्ट्रेशन से संबंधित, किस सेक्शन से संबंधित है, इसका मतलब क्या है, आपको मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि आरोपी मान लो एक्स पर्सन है, जो कि एबीसी के उड़ान पे दावा करता है, दो मामले दर्ज करता है किससे, हेरोइन से संबंधित। उसने जब अपनी यातायात को खत्म किया, सी सिटी में पहुंचने पर उसने हेरोइन को एकत्र नहीं किया, पर उन पर सीमा के तहत भांग के आयात पर प्रतिबंधों की धोखाधड़ी से बचने में जानबूझ कर शामिल होने का आरोप लगा दिया। बचने के लिए उसने जानबूझ कर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने आरोपी अपराध का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि उसने दोषी इरादे से जानबूझकर किए गए आयात कार्यों से आयात किया है। आरोपी को एक झोपड़ी में ले गया और उसे सिर पर वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। आकस्मिक मौत बताने के लिए शव को
एक चट्टान से लुढ़का दिया गया। तो मेडिकल में जब जांच हुई तब ये पता लगा कि ये एक्सपोजर से मौत हुई है, लुढ़काने की वजह से नहीं, झोपड़ी में मौत नहीं हुई। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या देता है ये आप, तो ऑप्शन में ये दे रहा है कि the accuses of guilty murder in both the cases, and B है the accused is not guilty in the first case. चल रहा है, चेक कर लो कि आपका इशू तो नहीं है, इशू हमारी तरफ से नहीं है हमें लग रहा है। इशू हमारी तरफ से नहीं है, आप ही की तरफ से। सर्वर का इशू हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। जमना ही है कौन सा, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर इसका बी है कि द अक्यूज नॉट गिल्टी है, अक्यूज गिल्टी नहीं है, अपने मन से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैंने गलती की है। एंड फर्स्ट केस हाउएवर इज गिल्टी मस्ट, गिल्टी ऑफ द manslaughter इन द सेकंड केस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि जो दूसरे में है पहले में था, और दूसरे में क्या है, दूसरे में बता रहा है आरोप पहले मामलों में दोषी नहीं है, लेकिन जो दूसरा मामला है हत्या का दोषी है, उसने हत्या कर दी। तो पहले केस के लिए हम इसे नहीं कह सकते कि इसने अपनी चालबाजी की या धोखाधड़ी की, तो ठीक है वो बड़ी केस नहीं है, अपना बचाव हर कोई करेगा, लेकिन जो उसने उसके डर से क्या कर दी गलत, उसे मार दिया वो गलत। इसका जो आंसर है बी है, मैंने दिखा दिया। ग्रामर क्वेश्चन होने वाला है सेक्शंस वाइज, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका आंसर दिख गया, खैर आप बताने वाले हैं धीरे धीरे, आप लोग इतना, ऐसा हम जान रहे हैं चीटिंग नहीं करेंगे। तो शॉर्ट 11वां क्वेश्चन से आपको प्रूडेंट आउटलैंड रिमूव ऑन और concealment of the property, etc., to provide distribution among creditors is delete under लेन देन के बीच विवरण को रोकने के लिए की धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाने या छिपाने आदि के तहत निपटा जाता है। कौन सी धारा, ये आपको बता, तो आप चारों धारा का इंडेक्स खोल के देख लीजिए, अगर इसमें से कुछ मैच करता है तो आप उस पर टिक करें। क्या फिर से लिख रहा है कि दो लेन देन के बीच जो विवरण है, विवरण को रोकने के लिए धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाए या छिपाने आदि के लिए, आदि के तहत निपटा जाता है। संपत्ति को हटाने या छिपाने के लिए, दो लेन देन के बीच विवरण को रोकने के लिए धोखाधड़ी
के तहत निपटा जाता है। इसका आंसर क्या आप बता रहे हैं? ए। बहुत सही। सभी लोग यहाँ पर गीता, रोहित, आरोल, सभी लोग बहुत वेरी गुड। आप सभी लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम अभी तक 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? आपसे हम कह रहे हैं ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत सारे आपके मित्र भी बैच परचेज नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की वजह से या फिर और भी की वजह से। तो मैं आप सबके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूँ। अभी भी आप नहीं अटेंड कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आपकी कमी होगी। और मैं आपसे केवल और केवल इतना ही तो कह रहा हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। अभी मैं आ गया हूँ आगे के क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये भी इलस्ट्रेशन। देखो, इसमें कहीं सेक्शंस की बात नहीं कर रहा, आपको खुद से कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आप इसे बुक में ढूंढ नहीं सकते कि आपको पता नहीं है कहाँ पर है, तो इसको बात नहीं होता है। अभी हम आ जाते हैं इसकी क्वेश्चंस पे। तो ये कह रहा है कि सी और एफ, जो कनाडा और फॉरेंस है, वह और फॉरेंस, ये सी को, सी और एफ ने सी को अपनी हीरोइन ठीक करने के लिए आमंत्रित किया। प्रत्येक ने अपने सीरीज भरी और एक रात के दौरान एक दूसरे को कई बार इंजेक्शन लगाया। अगली सुबह के कार्य अगली सुबह एक कार्य कारण के संवाद पर मर गया, सवाल पर मर गया। अभी हम ये देखने वाले हैं कि सी और एफ ने सी को अधिक हेरोइन करने के लिए आमंत्रित किया। प्रत्येक ने एक अपनी सीरीज करी और एक रात के दौरान एक दूसरे के कई बार इंजेक्शन लगाया। अगली सुबह एक कार्य कारण इस सवाल पर मर गया। अब इसका क्वेश्चन क्या है कि कौन क्राइम करता है? तो इसके ऑप्शन चार हैं। चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सही है। सी को हत्या का दोषी ठहराया जाना चाहिए। सी को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। सी को केवल हेरोइन रखने के लिए ठहराया जाना चाहिए। सी ना तो हेरोइन रखने का दोषी है और ना ही एफ की मृत्यु का दोषी। क्या करो? देखो, एक दूसरे के मतलब है कि दोनों लोग आपस में कबोकी कर रहे थे, लगा रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, नशे में थे। अब नशे में कहते हैं कि क्राइम तो क्राइम होता नहीं। अगर कोई आपको मार रहा है, गाली दे रहा है, तो उसकी क्राइम तो उस कदर नहीं मानी जाती है, चित में है। लेकिन अब इसके आंसर्स पे हम देख लेते हैं क्या है। तो इसको हत्या करने का दोषी ठहराया जाए। अब इसकी वजह से अगर आदमी मर गया तो ये तो हत्या हो ही गई, इसको हत्या की दोषी ठहरा दिया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13वां नंबर का है। इसमें भी आपका सेक्शन, तो ये आपको देखना है। इसका हम हिंदी आपको दिखा चुके हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी को बी की इच्छा के खिलाफ
पकड़ रखा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बी को उसकी इच्छा के खिलाफ पकड़ रखा था और उसके शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसने पुलिस अधिकारी पर बंदूक चलाई। कहता हूँ कि अगर उसने ढाल बना लिया है, उसके शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसने पुलिस को गोली भी मार दी है, जिसने आग को वापस कर लिया, आग को वापस कर दिया, जिसमें डी मार जिसने जिसमें डी मारा गया था। कार्य कारण प्रश्न पर यहाँ पर हम डी की बात कर रहे हैं। कार्य कारण के प्रश्न पर न्यायालय का पहला कदम निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ हमारे सामने। भी हम यहाँ पर क्या क्वेश्चंस करने वाले हैं? गिरफ्तारी से बचने के लिए डी को ढाल बना रहा है और पुलिस अधिकारी को मार दिया है बंदूक से। और अभी कार्य कारण के प्रश्न पर न्यायालय का पहला कदम निम्नलिखित में से कौन सा होने वाला है? अब इसके चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में से कौन से हैं? एक, अपराध को आरोपी को तुरंत दोषी ठहरा देना चाहिए। दूसरे में कह रहा है कि अदालत को जूरी को एक यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि आरोपी वही है कि सभी में से सभी क्राइम तो है, लेकिन अदालत कौन सा कदम पहले उठाने वाली है, ये पर इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला तुरंत दोषी ठहरा देना चाहिए या अदालत को जूरी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना चाहिए कि आरोपी ने पहली गोली चलाई या दूसरी। अब पुलिस अधिकारी को दोषी ठहरा दिया जाना चाहिए कि पुलिस वहां क्या करे। मतलब कई ऑप्शंस हैं, तो अभी आपका इसमें ऑप्शंस क्या होने वाला है ये आप है डी, पहला और दूसरा दोनों कह रहा है। पहले में क्या कहा कि पहला एक कदम, पहला है अदालत को अदालत को आरोपी का तुरंत दोषी ठहराया जाना चाहिए। मैंने कह दिया कि इन्होंने गलत किया है तो तुरंत उसे एफआईआर दर्ज कर दो और उसे दोषी।
अभी आप इसका तो देख लिए हैं। मैं 15 से कल स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है दूसरी क्लास में जो कि पेड है। तो अभी एक क्वेश्चंस और हम ले लेते हैं 14 का, बाकी आगे से हम स्टार्ट करेंगे। तो 14 में क्या कर रहा है, असेंटिंग कंसलमेंट और डिस्पोजल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी क्वीन it to be stolen is dead under। यानी देखिए, मैं आपके बेयर एक्ट से ही पूरे सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ सेक्शंस वाइज। आज सेक्शन सेक्शन वाइज ले आऊंगा। दूसरी चीज ये कि ऐसा मर्जिंग नहीं रखता हूँ। आपका आईपीसी खोलो, उसी में मार्क करते चलो कि कौन सा ये ज्यादा पूछ रहा है, कौन कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको गौर करने वाली बात है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि चोरी की संपत्ति को छिपाने या निपटाने में सहायता करना या भी सहायता की है। चोरी की संपत्ति को छिपाने की और निपटान की में सहायता करना, यह जानते हुए कि यह हो गया है और इसके तहत निपटा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दे रहा है 412, 11, 12, 13, 14। ऑप्शन डी सही है, 14। 2000 414 में चोरी की संपत्ति को छिपाना, निपटाने की सहायता करना, यह जानते हुए कि यह चोरी की गई है, या के तहत निपटा जाता है। ये बात है। अभी हम 15वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 15वां क्वेश्चन है आपका, ऑल एक्सपेक्ट ऑन द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट लीगल मेंस रिया। इसके बारे में क्या कहते हैं, फिर से मेंस रिया का क्वेश्चन है। ये आपका बहुत अच्छी बात है। महंगा उसके मुंह से आता है। अभी इसका आंसर जो होने वाला डी है। तो क्या कह रहा है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। आप लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी में भी आपको दे रहा हूँ। देख लीजिए कि एक को छोड़कर सभी कानून पुरुषों के बारे में गलत बयान है। केवल एक को छोड़, इसमें से कौन सा है, एक को छोड़ दो, बाकी सभी बयान पुलिस को लेकर पुरुषों के बारे में गलत लिखा हुआ है। अब कौन सा एक सही है वो आपको देख। It reveals the mental elements necessary for the particular crime। यह विशेष अपराध के लिए आवश्यक मानसिक तत्व को संदर्भित करता है। एंड दूसरे में है मानसिक तत्व या तो तत्काल करने के लिए या परिणाम स्वरूप लाने के इरादे से हो सकता है। अब तीसरे में क्या कह रहा है कि एक्टिव एक्टिव सी